भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की रक्षा मंत्री बैठक के दौरान चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से यांगडाओ यानी चीन में मुलाकात की। बैठक में दोनों ने भारत चीन सीमा पर शांति व स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर गहन चर्चा की और 2020 की सीमा तनाव के बाद उत्पन्न हुए विश्वास की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक रूप से सार्थक कदम उठाने पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, सहयोग पर ध्यान दें, संघर्ष पर नहीं, और जटिल मुद्दों को हल करने हेतु एक सुव्यवस्थित रोडमैप तैयार करना चाहिए जिसमें डिसएंगेजमेंट, डी-एक्सेलेशन, सीमा प्रबंधन और स्थिर सीमा रेखा निर्धारण शामिल हो। उन्होंने स्थायी सीमा समाधान की बात रखी जिसे स्थापित तंत्रों को पुनर्जीवित करके हासिल किया जा सके। साथ ही राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के 5 साल के अंतराल को समाप्त किए जाने की सराहना की और भारत चीन के 75 साल पुराने राजनयिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने चीनी समकक्ष को बिहार की मधुबनी पेंटिंग ट्री ऑफ लाइफ उपहार में दी, जो मिथिला कला की जीवंतता व बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी और एक परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपातकाल इसलिए लगाया गया क्योंकि उस समय एक परिवार को देश से ऊपर रखा गया। उन्होंने 1975 की फिल्म किस्सा कुर्सी का जिक्र करते हुए इसे उस समय की राजनीति का प्रतीक बताया। जयशंकर ने भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित मॉक पार्लियामेंट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, आपातकाल के समय विपक्ष के नेता जेलों में थे, संसद में विपक्ष खाली था। वह उस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में 20 वर्ष के छात्र थे। उन्होंने कहा कि आपातकाल का सबसे बड़ा सबक यही है, स्वतंत्रता को कभी हल्के में मत लेना। उन्होंने यह भी कहा, आपातकाल का मकसद समाज और देश का मनोबल तोड़ना था। राजनीति में सक्रिय लोगों को तो गिरफ्तारी की आशंका थी ही, लेकिन आम लोग भी प्रभावित हुए थे। 1971 में चुनाव जीतने के बाद कुछ ही वर्षों में सरकार की लोकप्रियता गिर गई, भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ गई थी। उस समय के प्रधानमंत्री पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2 मामलों में आरोप लगे थे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और भ्रष्ट आचरण। उन्होंने अंत में कहा कि ये घटनाएं हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए नागरिकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहा था। दिल्ली के बवाना इलाके में शुक्रवार सुबह एक 43 वर्षीय व्यक्ति दीपक की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना उस समय हुई जब दीपक अपनी बेटी के साथ सुबह की सैर पर निकले थे। गोलीबारी में उनकी बेटी को हाथ में चोट आई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमलावरों की पहचान अभी नहीं हो पाई है और जांच जारी है। एक अन्य घटना में 22 जून को दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसने उस स्थानीय युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसने एक लड़की से हो रही छेड़खानी रोकने की कोशिश की थी। आरोपी की पहचान चमन पुत्र गुड्डू निवासी श्रीराम कॉलोनी के रूप में हुई है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं 109, 1 और 3-5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही लड़की की शिकायत पर, क्योंकि वह नाबालिग पाई गई, आरोपी पर पॉस्को एक्ट की धारा 8 और बीएनएस की धारा 74 के तहत एक और केस दर्ज किया गया है। दोनों मामलों की पुलिस की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश के कारण चेनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में पानी ओवरफ्लो हो गया है। डोडा जिले में वर्षा से संबंधित घटनाओं में कई लोगों की मौत हुई है। डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल ने लोगों से नदियों और उफनती धाराओं के पास न जाने की अपील की है। आज 27 जून 2025 को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। देश भर से लाखों श्रद्धालु इस पावन अवसर पर पहुंचे और रथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं ने इस महापर्व को एक दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव बताया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए भक्तों ने रथ चलाने का सौभाग्य पाकर खुशी जताई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत किया और लोगों में विश्वास और भक्ति के साथ रथ यात्रा में हिस्सा लेने की अपील की। पीएम मोदी ने रथ यात्रा के मौके पर देशवासियों को सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही कच्ची नववर्ष आषाढ़ी बीज की भी बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जगन्नाथ भक्तों को शुभकामनाएं दी और वैश्विक शांति, मित्रता और सौहार्द की प्रार्थना की। अमित शाह ने भी रथ यात्रा को भक्ति और संस्कृति का संगम बताते हुए सभी को इस पावन अवसर पर बधाई दी। जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 के इस पावन पर्व पर पूरे देश में उत्साह और भक्ति का माहौल है। सभी बड़े नेता और श्रद्धालु इसे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक मानकर इसका स्वागत कर रहे हैं। रथ यात्रा क्या है? रथ यात्रा का अर्थ है रथ में यात्रा या रथ का पर्व। यह एक सार्वजनिक धार्मिक जुलूस होता है जिसमें भगवान की मूर्तियों या देवताओं को लकड़ी के रथ पर बैठाकर शहर की सड़कों पर निकाला जाता है। यह त्योहार भारत, बांग्लादेश, नेपाल,
श्रीलंका और अन्य जगहों पर हर साल मनाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और उनका शस्त्र सुदर्शन चक्र रथ पर विराजमान होते हैं। रथ यात्रा का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और यह विष्णु, शिव, देवी, जैन तीर्थंकरों और जनजातीय लोक धर्मों में भी मनाई जाती है। भारत के अलावा सिंगापुर और अन्य देशों में भी हिंदू समुदाय इसे उत्साह से मनाते हैं। रथ यात्रा धार्मिक अनुष्ठान होने के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक महत्व भी रखती है। अंग्रेजी शब्द जगरनॉट इसी रथ यात्रा से उत्पन्न हुआ है, जो एक अपार शक्ति को दर्शाता है। रथ यात्रा संस्कृत शब्दों से बनी है। रथ मतलब रथ या गाड़ी और यात्रा मतलब यात्रा या तीर्थ यात्रा। प्राचीन भारतीय पुराणों में सूर्य, देवी, विष्णु आदि की रथ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री फाहियान लगभग 400 ईस्वी ने भारत में रथ यात्रा के आयोजन का विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें वे रथ की बनावट, सजावट और उत्सव की भव्यता बताते हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि गरीबों और असहायों की सेवा का भी माध्यम रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे पर तेजस्वी यादव के नाम की मुहर लगती दिख रही है। महागठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने पुष्टि कर दी है कि तेजस्वी यादव ही चुनाव में चेहरा होंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार का रुतबा बढ़े। यहाँ की कन्हैया कुमार जब 2019 की लोकसभा चुनाव में वामदल की टिकट पर बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ने आए, लाख कोशिशों के बाद भी तेजस्वी ने उनका सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद माना जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी के दबाव की वजह से ही कन्हैया कुमार को बिहार का टिकट नहीं मिला। अब कन्हैया कुमार ही महागठबंधन खेमे में कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले खुलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहे हैं। कैटी पेरी और ऑरलैंडो ब्लूम ने अपने 9 साल पुराने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया है। यह जानकारी एक सूत्र ने पीपल मैगजीन को दी, जबकि सबसे पहले यह खबर TMZ ने प्रकाशित की। कैटी पेरी और ऑरलैंडो ब्लूम के रिश्ते की शुरुआत इस प्रकार हुई। दोनों की मुलाकात 2016 में गोल्डन ग्लोब्स के आफ्टर पार्टी में हुई थी, जहां वे इन एंड आउट बर्गर के लिए एक दूसरे से भिड़ गए थे। उसी साल बाद में दोनों ने कैंस फिल्म फेस्टिवल में आकर अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया और इंस्टाग्राम पर पहली तस्वीर शेयर की। 2017 में उन्होंने ब्रेकअप की घोषणा की, लेकिन उन्होंने कहा वे अच्छे दोस्त बने रहेंगे। ऑरलैंडो ने कहा था, हम दोस्त हैं, सब ठीक है, हमें बच्चों को यह दिखाना चाहिए कि ब्रेकअप नफरत की बात नहीं होती। 2018 में दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आए, लेकिन शुरुआत में उन्होंने अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया। उन्होंने उसी साल ग्लोबल ओशन गाला मोनाको में एक साथ रेड कार्पेट डेब्यू किया। फिर 2019 में उन दोनों की सगाई हुई थी और अब 2025 में उन्होंने अलग होने का फैसला किया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने आपसी समझदारी के साथ रिश्ता खत्म किया है। ग्रैमी अवार्ड विजेता और विश्व प्रसिद्ध मिशन इम्पॉसिबल थीम के संगीतकार लालो शिफ्रिन का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु न्यूमोनिया यानी फेफड़ों के संक्रमण से हुई जटिलताओं के कारण हुई। अर्जेंटीना में जन्मे शिफ्रिन ने जैज, रॉक और ऑर्केस्ट्रा की आधुनिक तकनीकों को फिल्मों और टीवी में अपनाया। उन्होंने 1960 और 70 के दशक में कई अमर फिल्म और टीवी स्कोर तैयार किए। उन्हें 6 बार ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है, जिनमें शामिल हैं कूल हैंड ल्यूक, द फॉक्स, वॉइस ऑफ द डैम्ड, द एमिटीविले हॉरर, द स्टिंग 2, द कॉम्पिटिशन। 2018 में उन्हें ऑस्कर का मानद पुरस्कार भी मिला। ऐसा सम्मान पाने वाले वह केवल तीसरे संगीतकार थे। उन्होंने 5 ग्रैमी अवार्ड और 4 एमी नामांकन भी अपने नाम किए। मिशन इम्पॉसिबल थीम ने उन्हें विश्व भर में पहचान दिलाई, जिसे 1996 में शुरू हुई टॉम क्रूज की फिल्म श्रृंखला में भी इस्तेमाल किया गया। उनकी अंतिम रचना लॉन्ग लिव फ्रीडम नामक एक 35 मिनट की सिम्फनी थी, जो उन्होंने अर्जेंटीना के संगीतकार रॉड स्केट्सबैन के साथ मिलकर बनाई। इसका प्रीमियर 5 अप्रैल को ब्यूनस आयर्स के थिएट्रो कोलोन में हुआ। उनके पीछे उनकी पत्नी डोना, 3 बच्चे और 4 पोते पोतियां हैं। लालो शिफ्रिन का संगीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा ने अपनी आने वाली फिल्म मेट्रो इन दिनों में पंकज त्रिपाठी के साथ पहली बार काम करने के अनुभव को साझा किया। कोंकणा ने कहा कि वह लंबे समय से इंडस्ट्री में होने के बावजूद कभी पंकज त्रिपाठी के साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर पाई और अब यह मौका पाकर उन्हें खुशी हुई। उन्होंने बताया कि पहले दिन दोनों थोड़े संकोची और औपचारिक थे, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच सहजता आ गई। उन्होंने कहा, पंकज जी बहुत लोकप्रिय हैं, उनका काम मुझे बहुत पसंद है। पहले दिन हम दोनों थोड़े नमस्ते नमस्ते वाले मोड में थे। मैं भी थोड़ी पुरानी सोच की हूँ, लेकिन बाद में हम दोनों बहुत सहज हो गए। कोंकणा ने यह भी कहा, यह फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो से अलग है, जो 17-18 साल पहले आई थी। तब हम सब युवा थे, अब कहानियाँ और किरदार भी अलग हैं। फिल्म मेट्रो इन दिनों का ट्रेलर इसी महीने की शुरुआत में रिलीज हुआ था। इसमें सारा अली खान,
आदित्य रॉय कपूर, कोंकणा सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, फातिमा सना शेख और अनुपम खेर, रीना गुप्ता जैसे कलाकार विभिन्न उम्र के प्रेमियों की कहानियां निभा रहे हैं। यह फिल्म अनुराग बसु की 2007 की फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो की एक आध्यात्मिक अगली कड़ी मानी जा रही है और 4 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कनप्पा यह फिल्म एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक एक्शन ड्रामा है जो भगवान शिव के परम भक्त कनप्पा की कथा पर आधारित है। यह फिल्म 27 जून 2025 को रिलीज हो चुका है। फिल्म की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसके निर्देशक मुकेश कुमार सिंह हैं, निर्माता डॉक्टर मोहन बाबू, मुख्य कलाकार विष्णु मंचू, प्रभास, मोहन बाबू, मोहन लाल, अक्षय कुमार, काजल अग्रवाल, शरद कुमार हैं। संगीत स्टीफन देवासी द्वारा दिया गया है। कैमरा वर्क सेल्डन चाउ का है। एडिटिंग एंथनी गोंजाल्विस की है। विष्णु मंचू का यह करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। कनप्पा के रूप में विष्णु ने सरल और प्रभावशाली अभिनय किया है। उन्होंने अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा है। प्रभास का अतिथि रोल रुद्र है, जो कि फिल्म की जान है। प्रभास की एंट्री पर थिएटर में तालियां गूंज उठी। उनके किरदार ने फिल्म को गहराई और स्टार पावर दी है। क्लाइमेक्स थोड़ा भावनात्मक है। आखिरी 20 मिनट में भावनाओं की गहराई दर्शकों को भावुक कर देती है। शिव शिव शंकर गाना बहुत प्रभावशाली बताया गया है। मोहन लाल, अक्षय कुमार और काजल अग्रवाल के रोल के बारे में कुछ जानकारी। सभी सपोर्टिंग कलाकारों ने भी शानदार अभिनय किया है। मोहन बाबू की उपस्थिति दमदार रही। कुछ दर्शकों को VFX और ग्राफिक्स वर्क थोड़े कमजोर लगे। फाइट सीन्स और ग्रीन स्क्रीन शूटिंग थोड़ी आर्टिफिशियल लगी है। स्क्रीन प्ले में शुरुआत में गति की कमी महसूस हुई। कुछ समीक्षकों का मानना है कि किसी अनुभवी फिल्म डायरेक्टर से निर्देशन करवाना बेहतर होता। कनप्पा एक भक्ति, त्याग और वीरता से भरी भावनात्मक कथा है। विष्णु मंचू ने इसमें अपनी अब तक की सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई है। प्रभास का कैमियो सीन फिल्म की शान है। यह फिल्म धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्मों के प्रेमियों के लिए जरूर देखने लायक है। प्रभास का अतिथि रोल रोमांचक साबित हुआ है और रोम में रोमांच पैदा कर गया है। मोहन लाल का कैरेक्टर बड़ा सरप्राइज रहा है। फिल्म की बैकग्राउंड म्यूजिक और महत्वपूर्ण दृश्य टॉप क्लास के हैं। क्लाइमैक्स में भावनाएं बेहद गहरे हैं और आखिरी दृश्य तो आंसू ले आने वाला है। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर बनने की गारंटी है। सितारों को देखना आंखों को उत्सव जैसा लगता है। VFX ऐसे तो शानदार है, कुछ आलोचनाएं तो ऐसे ही होती हैं। कनप्पा के रोल में विष्णु मंचू ने बेहद सरलता से अभिनय किया है और उस किरदार में पूरी तरह जीवंत हो गए हैं। प्रभास की रुद्र की भूमिका गूज बम्प्स उत्पन्न करती है। वैसे कहें तो प्रभास के लिए ही यह मूवी देखी जा सकती है। उनके सीन पैसे वसूल हैं। युवा किसी ऐसे रोल को शायद रिस्क समझकर नहीं करते, लेकिन प्रभास ने इसमें जान फूंक दी है। बाहुबली के बाद यह एक अच्छी भूमिका है। यह फिल्म शिव भक्तों के लिए एक शक्तिशाली ड्रामा है। कालियस्थी मंदिर का पृष्ठभूमि सही ढंग से उपयोग किया गया है। धार्मिक भावनाओं को सजीवता से दर्शाया गया है। हालांकि कहानी में प्रवेश में थोड़ी देरी है और कथानक कमजोर लगता है, लेकिन शिव शंकर सॉन्ग और अंतिम 20 मिनट दिल को छू लेते हैं। मोहन बाबू और प्रभास के रोल के लिए लिखे गए डायलॉग्स पावरफुल हैं। विष्णु का प्रदर्शन डिसेंट है। ग्राफिक्स वर्क अपेक्षा से कम है। कुछ सीन और बेहतर शूट हो सकते थे। फिल्म की शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ फाइट सीन आर्टिफिशियल लगते हैं। एडिटिंग थोड़ी असरदार नहीं है। कुछ सीन इंटरवल के बाद निराश भी करते हैं। कनप्पा जैसी लीजेंडरी कहानी को इस दृष्टि, मेहनत और विजन के साथ प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। विष्णु मंचू को भारी सफलता मिले, ऐसा लोगों ने कहा है। साई धर्म तेज ने ट्वीट किया, मोहन बाबू अपनी तीसरी पीढ़ी को बड़े पर्दे पर देखकर निश्चित ही प्रसन्न होंगे। मोहन लाल ने ट्वीट किया, एक योद्धा, एक महान भक्त, भक्ति रस से भरी कहानी कनप्पा 27 जून को थिएटर में सुनामी तैयार करने यात्रा पर है। इस आत्मत्यागी महान भक्त की कहानी से जिसने खुद अपनी आंखें भी उत्सर्ग कर दी, इसे थिएटर में ही देखें।